बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और जो हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं, आज उसका चौथा लेक्चर है और आज हम सब सेक्शन 11A ऑफ सेक्शन 2 पढ़ेंगे, जिसमें चैरिटेबल पर्पज़ क्या होता है। चैरिटेबल पर्पज़ बेसिकली ये है कि ऐसा किसी गरीब मस्कीन या जो ज़रूरतमंद लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई काम किया जाता है, उसको कहते हैं चैरिटेबल पर्पज़। जैसे कि अदारा बना दिया गरीब बच्चों के लिए जिससे फ़ीस नहीं ली, तो वो एजुकेशन का पर्पज़ हो गया। किसी को खाना दे दिया तो वो चैरिटेबल पर्पज़ होता है, जिसमें इंक्लूड अ रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए होता है। इसको हम चैरिटेबल पर्पज़ कहते हैं। चीफ कमिश्नर बेसिकली जैसे रीजनल टैक्स ऑफिस है, कारपोरेट टैक्स ऑफिस है और लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस है, उनको जो सारे को सुपरवाइज करता है, जो सारे का इंचार्ज होता है, उसको चीफ कमिश्नर कहते हैं। और चीफ कमिश्नर जो है वो सारे बजट और सारी पूरी इंतज़ाम का वो एक रीजनल ऑफिस का या सीटीओ का या एलटीओ का इंचार्ज होता है। और ये सेक्शन 208 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अपॉइंट किया जाता है। तो इसको हम इन्विजिलेटर भी कहते हैं, रीजनल कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द इनकम टैक्स भी कहते थे किसी दौर में। अब तो इसको चीफ कमिश्नर कहते हैं, पहले जो है चीफ इन्विजिलेटर होता था। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बेसिकली तो इन्वेस्टमेंट जो स्कीम है, फाइनेंस जो है बैंकिंग कंपनी करती है। अगर वो कंपनी बैंकिंग ना हो, नॉन बैंकिंग कंपनी हो और इकट्ठे मिलके जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की जाए, उसको हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहते हैं, जो एस्टेब्लिश एंड रेगुलेशंस रूल 2003 के मुताबिक की जाती है। उसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। कंपनीज मीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनती है, जो कि अब कंपनीज एक्ट 2017 है, उसके तहत और डिफाइन इन सेक्शन 80 में कंपनी के बारे में डिफाइन किया गया है। सब सेक्शन 3 है, सेक्शन 13 है सेक्शन 2 का। कमिश्नर जो भी किसी आरटीओ में, सीटीओ में या एलटीओ में जोन्स होते हैं, आगे फर्दर उसको जोन्स में डिवाइड किया जाता है और हर जोन का इंचार्ज जो होता है वो एक कमिश्नर होता है। कमिश्नर जो है वो सेक्शन 208 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अपॉइंट होता है और उस जोन की जो तमाम मामलात हैं, जिसमें रिकवरी के मामलात हैं, कलेक्शन के मामलात हैं, इन्फोर्समेंट के मामलात हैं, ऑडिट के मामलात हैं, वो सारे जो हैं उनका इंचार्ज कमिश्नर होता है और उसकी अप्रूवल से होते हैं। तो कमिश्नर फिर अपनी फर्दर पावर्स बाज़ों का डेलीगेट भी कुछ कर देते हैं। तो इसमें जो है ये कमिश्नर होता है। अब कमिश्नर अपील्स जो है, कमिश्नर अपील ऐसा पर्सन है जो कि ये भी अंडर सेक्शन 208 ऑफ द इनकम टैक्स अपॉइंट किया जाता है और इसका मकसद है कि ये एपलेट फोरम है, अपील का एक फोरम है कि अगर कोई टैक्स पेयर अग्रीव्ड होता है असेसमेंट के खिलाफ, तो वो कमिश्नर अपील के पास अपनी अपील करता है। इसी तरह कंसीलमेंट ऑफ द इनकम क्या है? कंसीलमेंट होता है कि इनकम को छुपाना, अपनी इनकम चोरी करना। वो किस तरह हो सकता है? या तो आप ऐसे करते हैं कि जो आपकी इनकम हुई हुई है उसको छुपा लेते हैं, या आपको जो डिडक्शन मिलती है वो डिडक्शन आप ज़्यादा ले लेते हैं, हालांकि वो आपकी बनती नहीं होती। ठीक है, एग्जेम्पशन अगर आपको मिली है तो वो ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कंसीलमेंट में आती हैं। कि सुपरविजन ऑफ एनी आइटम रिसीट्स लायबल टू टैक्स होल और पार्ट फेलियर टू डिस्क्लोज द इनकम चार्जेबल टू टैक्स, के उसको डिस्क्लोज नहीं करते, या क्लेमिंग एनी डिडक्शन, या कोई डिडक्शन जो आपने वो क्लेमेबल नहीं थी लेकिन आपने क्लेम कर ली। और इसी तरह एक्ट रेफर टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 111 का जो है वो भी है। और क्लेमिंग इनकम रिसीट्स ऑफ द एग्जाम्प्ट, अगर कोई एग्जाम्प्ट की आप कर रहे हैं, वो टैक्सेबल थी तो आपने उसको एग्जाम्प्ट क्लेम कर लिया, तो वो भी ये भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। तो फॉर रिमूवल ऑफ डाउट एक क्लैरिफिकेशन है, वो ये कि अगर तो ये नॉइंगली, चाहते हुए, समझते हुए वो नहीं किया तो फिर कंसीलमेंट नहीं होगी। मतलब ऐसे है कि वो हो गया किसी से लेकिन किसी ने चाहते हुए नहीं किया, उसके नॉलेज में नहीं था, तो इसको फिर हम कंसीलमेंट नहीं कहेंगे। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? कंज्यूमर गुड्स जैसे कि मैंने पहले कैपिटल गुड्स के बारे में बताया जो 1 साल से ज़्यादा यूजेबल होती हैं, और कंज्यूमर गुड्स ऐसी होती हैं जो कंज्यूमेबल है।
मतलब आपने ली कंज्यूम की और वो ख़त्म हो गई, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हैं कंज्यूमेबल हैं, कंज्यूम हुई, या मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसी चीज़ हुई कि ऑयल यूज़ किया और कंज्यूम होकर वो ख़त्म हो गया उसकी आइडेंटिटी, तो उसको हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं जो एंड हो जाती हैं। इसी तरह कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड जो होता है कि जो कंट्रीब्यूशन कोई करता है अपनी उस फंड में, उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और ये डिफाइन अंडर रूल 2J ऑफ द वॉलंटरली पेंशन सिस्टम रूल 2005 के तहत जो है ना ये फंड कंट्रीब्यूशन की जाती है। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो मीन कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है 1925 के एक्ट के तहत, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान एंड रजिस्टर्ड फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मकसद के लिए यूज़ हो। मोस्टली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जैसे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस तरह से होता है। डेट क्या होता है? डेट बेसिकली लोन होता है, जो कर्जा किसी का देना होता है, पेएबल होता है। वो पेएबल की शक्ल में किस में हो सकता है? वो प्रोमिसरी नोट की शक्ल में हो सकता है, वो डेट की शक्ल में हो सकता है, लोन बैंक का हो सकता है, वो अपना डिबेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो इस सब को मीन एनी अमाउंट ओइंग इंक्लूडिंग अकाउंट पेएबल है, जैसे कि अकाउंट ओइंग अंडर द प्रोमिसरी नोट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ एंड कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपने पे करना है तो उसको पेएबल कहते हैं। डिडक्टिबल अलाउंस क्या होता है? डिडक्टिबल अलाउंस बेसिकली ये होता है कि आपने इनकम शो की और कुछ एक्सपेंस आप उसमें डिडक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो डिडक्टिबल अलाउंस वो अलाउंसेज होंगे जो आपको अलाउ हैं कि ये आप उसमें से माइनस कर लें इनकम में से, उसको हम डिडक्टिबल अलाउंस कहेंगे। और ये पार्ट 9 में है और चैप्टर 3 के। डेप्रिसिएबल एसेट्स ऐसा एसेट होता है जो उसकी डेप्रिसिएशन होती है विद द यूज़ ऑफ टाइम के साथ साथ, उसको यूज़ करने के साथ साथ उसकी डेप्रिसिएशन वो घसता है। जैसे कि गाड़ी आप लेते हैं, नई गाड़ी जो है तो उसकी एफिशिएंसी वो होती है, और जब पुरानी हो जाती है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो वो डेप्रिसिएबल हो जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है, जो कि सेक्शन 22 में डेप्रिसिएशन के मुताबिक बताया गया है इसके बारे में। इसी तरह डेवलपमेंट REICT स्कीम मींस डेवलपमेंट ऑफ REICT स्कीम एज डिफाइंड अंडर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस जो हैं 2015 के, उसके मुताबिक उसको कहते हैं डेवलपमेंटल REICT। डिजिटल मीन क्या है? जो कोई डिजिटल तरीके से यूज़ होता है। मीन डिजिटल पेमेंट यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कर दी जाती है, या इसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ऑनलाइन पोर्टल और प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट रिसीट्स, ऑनलाइन इंट्रा बैंक एंड ट्रांसफ़र सर्विसेज, ऑनलाइन बिल्स, इनवॉइसेस की पेमेंट हो सकती है, पेमेंट सर्विसेज हो सकती हैं कोई, एंड अदर काउंटर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज फैसिलिटीज़ एंड पेमेंट टू द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की हो सकती है। QR कोड की जो यूज़ होता है, मोबाइल डिवाइसेस से पेमेंट हो सकती हैं, ATM की है, कियोस्क्स हैं, एंड एदी अदर डिजिटल मीन यूज़ जिसमें आए पेमेंट का, एंडेबल डिवाइसेस एंड अदर डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट मोड जो है, इसको हम डिजिटल इनवॉइसेस कहते हैं। डिस्पोजल का मतलब है इन रिलेशन टू एसेट्स मीन डिस्पोज ऑफ डिफाइंड एंड सेक्शन 75, यानी कि वो आपने बेच दिए, सेल कर दिए, ख़त्म कर दिए, उसको हम डिस्पोजल कहते हैं। तो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरर ने या इंपोर्टर ने एक बंदे को अपॉइंट किया होता है कि आप मेरी चीज़ें बेचेंगे किसी स्पेसिफिक एरिया में, कि उसके लिए वो एरिया भी स्पेसिफिक होता है, और उसी का वो स्पेसिफिक बंदे का वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो कि इंपोर्टर हो सकता है या मैन्युफैक्चरर हो सकता है। तो ये था आज तक के लिए। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे और दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।